क्या बच्चों में कैंसर होता भी है? तो ज़रूर होता है, लेकिन रेयर है। करीबन 150 बच्चे हर रोज़ कैंसर से डायग्नोज होते हैं इंडिया में। 3% सारे कैंसर जो हैं वो बच्चों के कैंसर होते हैं। बाकी 97% कैंसर जो है ये बड़ों में ही पाए जाते हैं, ज़्यादा उम्र में पाए जाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनमें गुटखा खाने से, पान खाने से, तंबाकू से, सिगरेट से, इससे कैंसर हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल से कैंसर हो सकता है। बच्चों में ये रिस्क फैक्टर नहीं होते। बच्चों के जो कैंसर हैं वो मैच्योर नहीं, इमेच्योर सेल, ब्लास्टिमल सेल से उत्पन्न होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है। ये एक बीमारी ना होकर कई बीमारियों का समूह है और इन बीमारियों का एक कैरेक्टरिस्टिक है और वो कैरेक्टरिस्टिक है निरंतर बढ़ना और फैलना। अगर समय पर इस बीमारी का पता न चले और सही रूप से इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकती है। आमतौर पर देखें तो 8,000 बच्चों में एक बच्चे को कैंसर होगा, पर उस एक बच्चे को बाकी के 7,999 बच्चों से अलग हम कैसे पकड़ें, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। और जो जनरल पीडियाट्रिशियंस और प्रैक्टिशनर्स हैं उनके हाथ में ये जिम्मेवारी होती है और उनको हमेशा ये एक डाउट रखना पड़ता है कि व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस, व्हेन एम आई गोइंग टू सस्पेक्ट दैट दिस चाइल्ड मे बी हैविंग अ प्रॉब्लम। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बच्चे हमारे पास कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो 8-10 महीने टीबी का ट्रीटमेंट पहले ले चुके होते हैं। क्योंकि हमारे कंट्री में टीबी इतना रैम्पेंट है, कोई भी लिम्फ नोड होती है तो उसको टीबी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो कोई भी ऐसी गांठ जिसमें कि टीबी की दवाई से रेस्पॉन्स नहीं हो रहा, ये कैंसर का एक रूप हो सकता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गांठ के लिए टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि ये सच में टीबी है और कुछ नहीं है। कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? जिस तरह से मैंने बताया, कैंसर कुछ बीमारियों का या कई बीमारियों का समूह है। अगर हम इसे ग्रुप करें तो हम कह सकते हैं रक्त कैंसर, लिम्फोमा और ठोस कैंसर। तो रक्त कैंसर से शुरू करते हैं। रक्त कैंसर के जो लक्षण हैं वो हो सकते हैं लंबा बुखार, गर्दन में गिल्टियाँ, खून की कमी, जिगर और तिल्ली का बढ़ जाना, ब्लीडिंग, हड्डियों में जोड़ों में दर्द, इस तरह से कई लक्षण हो सकते हैं। जो ब्लड कैंसर हैं इनमें 2 प्रकार के हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ALL और AML। ALL स्टैंड्स फॉर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये बच्चों का सबसे कॉमन कैंसर है। ये कैंसर बोन मैरो से अराइज होता है। बोन मैरो एक फैक्ट्री की तरह है जहाँ पर हमारा ब्लड बनता है। ब्लड के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट काउंट। हीमोग्लोबिन का काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन सर्कुलेट करना, WBC का काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना और प्लेटलेट काउंट का काम होता है शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग को रोकना। अब किसी वजह से इस बोन मैरो को कोई एबनॉर्मल सिग्नल मिले और ये जो चीज़ें बनाना चाहते हैं वो ना बनाएं और उसकी बजाय कोई ख़राब सेल बनाना शुरू कर दें जिसको ब्लास्ट बोलते हैं, तो ये एक ब्लड कैंसर है। दूसरा कैंसर जो बच्चों में कॉमन है वो है लिम्फोमा। हमारे शरीर में लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं और लिम्फेटिक ग्लैंड्स के कैंसर को हम कहते हैं लिम्फोमा। हॉजकिन्स और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, ये 2 प्रकार के लिम्फोमा होते हैं। अगर हमें कहूँ कि ब्लड कैंसर 25% कैंसर होते हैं बच्चों वाले, तो लिम्फोमा होंगे हॉजकिन्स और नॉन हॉजकिन्स मिला करके करीब 10-12%। और ठोस कैंसर, ब्रेन कैंसर बाकी के होते हैं। तो अब इनका लक्षण क्या होगा? लिम्फोमा के लक्षण होते हैं गिल्टियों का बढ़ना। तो गिल्टियाँ कहीं भी हो सकती हैं,
गर्दन में, बगल में, जांघ में, पेट में, छाती में, कहीं भी। और जब ये बढ़ते हैं तो शुरू में दर्द नहीं होता है, तो दर्दहीन लिम्फ नोड की बढ़त होती है। और ये बढ़ने के साथ साथ फिर बुखार, जिगर तिल्ली का बढ़ना ये भी हो सकता है। अगर ये बोन मैरो में चला गया तो खून की कमी ये भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इनका जो है प्रेशर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। छाती में होगा तो खांसी, पेट में होगा तो पेट में दर्द, आंत में रुकावट। तो इस तरह से अगर हम देखें, कोई एक लक्षण नहीं है लिम्फोमा का, कई सारे लक्षण हो सकते हैं। और सही तरह से इनका जांच, इनका इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर स्वेलिंग हो गई थी लिम्फ नोड में, तो मुझे एक्चुअली 6 महीने लगे थे हॉस्पिटल्स में पता लगाने में क्या है। फिर बायोप्सी हुई, फिर राजीव गांधी फाइनली आके डायग्नोस हुआ, और कहीं डायग्नोस नहीं हुआ था ढंग से। अब अगर हम चले ठोस कैंसर पे, तो ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं और ब्रेन के बाहर वाले ठोस कैंसर हो सकते हैं। तो ब्रेन कैंसर के जो लक्षण होंगे वो हो जाएंगे कि सिर में दर्द, सुबह उठेंगे तो बहुत तेज़ दर्द और उल्टी के साथ, और ये भी सुबह होता है। इसके साथ देखने में धुंधलाहट या मुंह का टेढ़ा हो जाना, हाथ पैर में लकवा होना। ब्रेन ट्यूमर के लिए हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें एक न्यूरोसर्जन, एक रेडिएशन स्पेशलिस्ट और एक चाइल्डहुड कैंसर जो कीमो में स्पेशलिस्ट है उसकी ज़रूरत होती है। सर्जरी सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेन ट्यूमर में। अच्छा सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितना ट्यूमर मैक्सिमम सेफली रिसेक्ट किया जा सकता है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे कि हमारा आउटकम डिपेंडेंट होगा। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर के टाइप के अनुसार उसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी का रोल अलग अलग होता है। ब्रेन ट्यूमर में अक्सर बच्चों के जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है, उसको फिट्स आ सकते हैं, उसकी आंखों में टेढ़ापन आ सकता है, चलने फिरने में तकलीफ़ हो सकती है। ये अर्ली साइंस हो सकते हैं जो कि प्रेडिक्टर हो सकते हैं कि किसी को ब्रेन ट्यूमर है। तो ये कभी भी सिम्टम्स होते हैं तो हमें हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। अगर हम चलें अब बाकी के जो ठोस कैंसर हैं, तो उनका जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है कहीं गिल्टी होना। तो गिल्टी शुरुआत में दर्दहीन होगी, हाथ पे, टांग पे, बाहों पे, छाती पे, मुंह पे, कहीं भी हो सकती है। कोई जगह नहीं है जहाँ ये नहीं हो सकती है, लेकिन इसका कैरेक्टर है कि ये निरंतर बढ़ता जाएगा। अगला जो बच्चों में कैंसर होता है वो हैं विल्म्स ट्यूमर और न्यूरोब्लास्टोमा। ये ट्यूमर जो हैं कि पेट में एक गांठ की तरह होते हैं। अक्सर विल्म्स ट्यूमर किडनी का ट्यूमर होता है। इसमें बच्चा देखने में बिल्कुल ठीक होता है, कुछ पता नहीं चलता, मदर बच्चे को नहला रही होती है और इंसिडेंटली डायग्नोज होता है कि बच्चे को कोई माँ फील करती है कि वहाँ पर कोई गांठ है, और ये एक अर्ली साइन हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी गांठ जो कि चाहे कोई सिम्टम ना कर रहा हो और बिल्कुल एसिम्टोमेटिक बच्चा हो, तो भी आपको इसके लिए डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। आज के टाइम में हमें ट्रीटमेंट इस तरह से देना है कि वो क्योर भी हो जाएं और उनकी आने वाली क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई फ़र्क भी ना पड़े। इसको हम बोलते हैं रिस्क एंड रेस्पॉन्स बेस्ड थेरेपी। सो हर एक बच्चे के लिए ट्रीटमेंट अलग से डिज़ाइन होता है डिपेंडिंग ऑन कि उसके कैंसर की स्टेज क्या है और उसका रेस्पॉन्स कैसा है। इलाज से पहले कैंसर का सही डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई मुश्किल या हाई-फाई जांच की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि ब्लड कैंसर का शक साधारण ब्लड टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट से हो जाता है, और बोन मैरो टेस्ट इसे कंफर्म कर सकता है। लिम्फोमा और ठोस कैंसर डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए टुकड़ा जांच या बायोप्सी ज़रूरी होता है। इसके बाद ही इलाज शुरू होना चाहिए। कैंसर ट्रीटमेंट की 4 मेन मोडेलिटीज़ हैं: कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कीमोथेरेपी क्या है? जो कैंसर की दवाइयाँ। बच्चों के कैंसर क्योंकि बहुत तेज़ रूप में बढ़ते हैं, तो इनका रिस्पॉन्स कीमोथेरेपी से भी बहुत ही फास्ट होता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। ये जो हैं दवाइयाँ, ये हम इंजेक्शन या टैबलेट के रूप में देते हैं, पर आम तौर पे हम इनको ग्लूकोज में मिश्रण करके ड्रिप में देते हैं। बच्चों में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उनके शरीर में कोई अपंगता नहीं छोड़नी है, कोई भी उनको डिसेबिलिटी नहीं देनी है, और जितने भी अंग हैं जिनको बचाया जा सकता है कैंसर वाले अंग के अलावा, उनको हम बचा पाएँ। तो इसे हम कहते हैं ऑर्गन प्रिजर्विंग सर्जरी। काफ़ी एडवांसमेंट्स हो गई हैं जिसमें कि हड्डी के बदले
मेटल के इम्प्लांट्स लग जाते हैं, बच्चे ऑलमोस्ट नॉर्मल तरीके से चल पाते हैं, अपनी सारी दिनचर्या कर पाते हैं, किसी और के ऊपर उनको निर्भर नहीं होना पड़ता है। रेडियोथेरेपी एक और मोडेलिटी है जो कि कुछ कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लोकल थेरेपी की तरह काम करती है। कुछ कैंसर्स में हमें लोकल थेरेपी का ज़रूरत होता है, स्पेशली सॉलिड ट्यूमर्स में रेडियोथेरेपी वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेडियोथेरेपी बच्चों में देने का एक चैलेंज ये है क्योंकि हमें उस दौरान बच्चे को एक स्टिल पोजीशन में लिटाना पड़ता है, तो कभी कभी हमें छोटे बच्चों के लिए इसके लिए एनेस्थीसिया का यूज़ भी करना पड़ता है ताकि जहां हमें रेडियोथेरेपी देनी है उसी पार्ट को मिले और नॉर्मल टिश्यू को बिल्कुल भी अफेक्ट ना पड़े। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेनली दो तरह का होता है, ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम पेशेंट के अपने स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं, उनको हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं और रेस्क्यू की तरह उनके स्टेम सेल्स वापस उनको दे दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया मेनली लिम्फोमा और न्यूरोब्लास्टोमा में बच्चों में यूज़ होती है। इसके भी कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, लेकिन जैसे कि बहुत एडवांस लिम्फोमा या रिकरेंट लिम्फोमा में या फिर स्टेज 4 न्यूरोब्लास्टोमा में जनरली ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैंसर और ब्लड के दूसरे बीमारियों में यूज़ हो सकता है। जनरली बच्चों में 70 से 80% ल्यूकीमियाज बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ हाई रिस्क ल्यूकीमियाज में और जिनमें ल्यूकीमिया वापस आ जाता है उसमें एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चों का कैंसर क्योंकि क्योरेबल है तो इसका जो इलाज है वो बच्चों के कैंसर विभाग में ही होना चाहिए, जहाँ पे ट्रेंड डॉक्टर्स भी हैं, ट्रेंड नर्सेस भी हैं और ट्रेंड सारे दूसरे स्टाफ भी हैं, और जहाँ पे सारी तीनों ट्रीटमेंट शैलियाँ मौजूद हैं, अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए। जिस हॉस्पिटल में उसका डायग्नोसिस हुआ था वहाँ की जो पीडियाट्रिशियन थी उन्होंने हमें स्पेसिफिकली बोला कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं कराना है, आपको सही जगह पे जाना चाहिए इसका इलाज कराने। और हम एक ऐसे अस्पताल में गए जहाँ पे सिर्फ पीडियाट्रिक कैंसर का एक अलग यूनिट है और वहाँ पे स्पेशल डॉक्टर्स हैं जो इस डिज़ीज़ को समझते हैं और इसका क्योर कर सकते हैं। राजीव गांधी में बच्चों का अलग से विभाग है, पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट, और यहाँ पे 18 साल तक की उम्र के बच्चों की बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ पे हमारा जो स्टाफ है, कंसल्टेंट लोग 3 हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो सारे एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, जो अब आगे बच्चों के कैंसर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं। तो ये लोग हमेशा 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, जो हमारी नर्सेज हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है कि ऐसे बच्चों की कैसे वो देखभाल करें, कैसे वो उनको मनाएं कि वो अपने इंजेक्शंस लें, अपने ब्लड सैंपल्स दें। और ये भी हम देखते हैं कि हम कैसे ये सारी चीज़ें उनके लिए सरल बना सकते हैं। हमें उनको एक वातावरण देना है जिनमें वो खुश रह सकें। हम प्ले रूम भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर खिलौने होते हैं, कंप्यूटर गेम्स होते हैं, एक टीचर भी होती हैं जो उनके साथ खेलती हैं, क्राफ्ट करती हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करती हैं। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम घर में ही हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं है। अस्पताल के नाम से उनको डर नहीं लगना चाहिए। मूल रूप से हर कैंसर में 6 से 8 महीने काफ़ी इंटेंसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिस दौरान बच्चे को हॉस्पिटल के नज़दीक रहना पड़ता है। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको प्रिवेंशन के लिए पेरेंट्स को, नर्सेज को, डॉक्टर्स को मिल के काम करना होगा ताकि ये साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम हों और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जा सके और उसको बार बार हॉस्पिटल में एडमिट ना किया जाए। इसके लिए कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस जो हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं वो हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान उनको सिर्फ वेल कुक्ड खाना खाना चाहिए, सिर्फ बॉइल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए। विजिटर्स जितने कम एक्सपोजर मिले उनका उतना अच्छा है। उनको क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए। कोई भी वैक्सीनेशन इस दौरान उनको नहीं लगवाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितने भी प्रिकॉशंस डॉक्टर ने उनको बताए हैं बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में उनको फॉलो करें। मुझे डायग्नोज हुआ था कैंसर, मैं 15 साल का था तब। ऑस्टियोसर्कोमा कैंसर डायग्नोज हुआ था मुझको। इसमें नी में ट्यूमर होता है। क्रिकेट खेल लेता हूँ, कम खेलता हूँ बट खेल लेता हूँ, सब ठीक होता आगे जाके। मैं जब 12 साल का था तब ये डायग्नोज हुआ था और करीब 1 साल बाद यानी कि 13 साल तक मैं बिल्कुल फिट हो गया। 6 मंथ मेरा ये ट्रीटमेंट चला था यहाँ हॉस्पिटल में। अच्छे से इन्होंने मेरी केयरिंग की। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं जब आया था हॉस्पिटल में मेरा 46 kg था वेट, अब ना 49 है। 3 kg बढ़ चुका है 3 के ऊपर। Everything I remember from those days was kind of good only because I remember they used to ask me what gift do you want for Christmas, for Diwali. So me giving them a huge list of what I wanted. So
Everything good is what I remember from those days. अक्सर हम लोग डर जाते हैं कि भाई कैंसर का इलाज तो बहुत ही महंगा है, ये तो हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, क्योंकि हमारे देश में इंश्योरेंस भी ज़्यादा नहीं है, सरकार भी कैंसर के इलाज में इतना सपोर्ट नहीं कर पाती है, हमारी आबादी भी इतनी है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कैंसर का इलाज लंबा है, विशेष है, स्पेशलाइज्ड है, आपको कैंसर सेंटर में अक्सर जाना पड़ता है इसके इलाज के लिए, लेकिन कई सारे NGOs हैं जो मदद करते हैं। और हमारे यहाँ भी आमतौर पे अगर पहले महीने का इलाज फैमिली कर सकता है तो उसके बाद आगे के इलाज के लिए कई NGOs आगे बढ़ के हेल्प करते हैं, तो बाकी का इलाज हम किसी तरह से करवा ही देते हैं और उसमें सक्सेस बहुत अच्छा मिलता है। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि मेरा और नॉर्मल किसी बच्चे में कोई डिफरेंस है। आई थिंक अगर आप एज रूल फॉलो करोगे, आई थिंक अपने माइंड को मेंटली स्ट्रॉन्ग करोगे, थोड़ा टाइम कुछ टाइम अपने आप को संभाल के रख लोगे, तो आई थिंक आपकी फ्यूचर लाइफ अच्छी हो जाएगी। कुछ चीज़ें कभी ना कभी तो आपको बंद करनी पड़ेगी, बट देन यू नो इफ़ यू वांट टू हैव अ बेटर लाइफ इन फ्यूचर देन यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट फॉर सम टाइम। कैंसर लाइलाज नहीं है और उसका इलाज है, आप ठीक होंगे, डैम श्योर आप ठीक होंगे। बस आप एक अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मुझे ठीक होना है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ठीक न कर पाए। बस आपका डॉक्टर जो आपको कहे वो आप करते रहें। बाग में प्यारे प्यारे फूल हो तुम, खिले खिले हो, नभ में चमकते सितारे हो तुम, धुले धुले हो ओस में